हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर स्टडीज। स्वागत है आप लोगों का वीकली करंट अफेयर सीरीज में। आज हम लोग अगस्त के अंतिम सप्ताह का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला न्यूज है सर्जिकल स्ट्राइक से संबंधित। अभी एक न्यूज आई थी 20 अगस्त को कि भारत ने पाकिस्तान के सीमा के अंदर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक किया है, लेकिन 22 अगस्त को इसका सेना के द्वारा खंडन कर दिया गया। हालांकि इस न्यूज को सभी भारतीय मीडिया के द्वारा, बड़े बड़े जो भी मीडिया हाउसेस थे, कवर किया गया था, लेकिन 22 अगस्त को सेना ने इसका खंडन कर दिया कि ऐसा कोई न्यूज नहीं था। तो चलिए, अगर ये न्यूज में आ ही गया है तो एक दो और इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 29 सितंबर 2016 को, और बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था 26 फरवरी 2019 को। हमारा अगला न्यूज जो है वो कारों के क्रैश टेस्ट से संबंधित है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि ये जो देश में 3.5 टन तक के जो कार होते हैं ना, उनका सुरक्षा मानक को देखेगा ये। जैसे कि अब कोई भी कार बनती है तो वो कितनी मजबूत है, अगर एक्सीडेंट हो जाती है उस स्थिति में उसके अंदर बैठे पैसेंजरों की कितनी सुरक्षा हो पाएगी, उसका इस तरीके से टेस्ट किया जाता है, और इसे लागू अक्टूबर 2023 से किया जाएगा। हमारा अगला न्यूज जो है वो है लंदन स्थित इंडिया क्लब से। अभी एक न्यूज आई है कि इसे सितंबर में बंद कर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय यहाँ पर बैठ करके बहुत से अभियानों की चर्चा की जाती थी या उसकी रूपरेखा तैयार की जाती थी। अब इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक तो बहुत लोग थे, बट एक इंपॉर्टेंट नेम आता है कृष्ण मेनन का। ये बाद में ब्रिटेन में भारत से पहले भारतीय उच्चायुक्त बने थे, और ये एक रेस्टोरेंट था। आगे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज जो है वो चंद्रयान 3 से संबंधित है। हमारा जो चंद्रयान 3 का जो ऑर्बिटर है ना, वो 5 अगस्त को ही चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश कर गया था, लेकिन इसका जो लैंडर है उसको 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 लैंड करवाया गया। क्योंकि लास्ट टाइम जब गया था ये, तो ये क्रैश कर गया था। यही जो इसका लैंडर है ना, वो क्रैश कर गया था। इसीलिए इस बार बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस रखे गए थे, बहुत सारे सेंसर को बहुत बार टेस्ट किया गया था ताकि ऐसी घटना ना हो। और ऐसा करने वाला, मतलब चंद्रमा पर लैंड कराने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया। इससे पहले किसने किसने ऐसा किया है? अमेरिका, रूस और चीन। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर अभी जो हम लोग का लैंडर वहां उतरा है, वो दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, और ये दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत जो है दुनिया का पहला राष्ट्र बना है। और इसमें दो बातें हैं, एक तो ऑर्बिटर था, दूसरा ये लैंडर है। तो लैंडर का क्या नाम है? विक्रम। और इसी लैंडर के अंदर से एक रोवर निकला। रोवर का क्या नाम है? यहां देखिए, रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। अब दूसरा सवाल आता है कि ये कितने दिनों तक काम करेगा। तो जो हमारा रोवर है ना प्रज्ञान, ये वहां पर जाकर के 14 दिनों तक काम करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। अब 14 दिन के बाद वहां पे रात हो जाएगी, और ये जो काम करता है सोलर पैनल के थ्रू काम करता है, तो रात में तो सोलर पावर मिलेगा नहीं, जिसकी वजह से वो निष्क्रिय हो जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे कि फिर से अगर वहां पे दिन होगी अगले 14 दिन के बाद, तो वो सक्रिय हो पाता है कि नहीं हो पाता, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब इसकी सराहना प्रधानमंत्री करते हुए, इसरो की सराहना करते हुए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया गया है सरकार के द्वारा। अब जो चंद्रयान 2 जहां पर उतरा था ना, मतलब उतरा क्या था, क्रैश कर गया था, तो वहां पर जो जगह है उसका तिरंगा स्थल नाम दिया गया है। और जिस जगह पर चंद्रयान 3 का जो टचडाउन हुआ है इसके लैंडर का, उसका नाम दिया गया है शिव शक्ति स्थल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला न्यूज जो हमारा है वो तेजस और अस्त्र मिसाइल से है। अभी हाल ही में तेजस से ना ये अस्त्र मिसाइल को छोड़ा गया है, और ये अस्त्र मिसाइल क्या है? ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। और इसे देश में पहली बार इस तरीके के मिसाइल का निर्माण किया गया है। बियॉन्ड विजुअल रेंज से क्या मतलब है? कि ऐसे लक्ष्य को भी भेज सकता है जो आंखों से ना दिखता हो।
ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी और बातें करते हैं इस मिसाइल के बारे में कि इसे डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया है। और तेजस के बारे में थोड़ा सा और बात जान लेते हैं कि ये एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है और इसमें एक ही इंजन लगा है। ये भारत में ही, और ये जो तेजस विमान है ना, ये भारत में ही तैयार किया गया है। अब हम अगला न्यूज देखते हैं। हमारा अगला न्यूज जो है वो परीक्षा भवन से संबंधित है। ये देखिए परीक्षा भवन, ये पटना में बनकर तैयार हुआ है। इसका नाम क्या है? बापू परीक्षा परिसर। और यह किस लिए तैयार किया गया है? क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन हो सके। जैसे कि अभी अगर ऑफलाइन में एग्जामिनेशन होता है तो डिफरेंट स्टेट में या फिर डिफरेंट जिलों में जो वहाँ पे स्कूल्स होते हैं ना, हाई स्कूल्स या मिडिल स्कूल, वहां पर सेंटर लेकर एग्जाम हो जाता है। लेकिन जहाँ पे ऑनलाइन की बात होती है वो तो कंप्यूटर पे होता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह चाहिए, सेंटर चाहिए। तो ऐसी सुविधाओं के लिए बहुत दिक्कत होती थी। या फिर प्राइवेट कंपनियों पे, जैसे टीसीएस, बहुत जगह टीसीएस कराती है, तो ऐसे लोगों, ऐसी कंपनी पे डिपेंड होना पड़ता था। लेकिन अभी पटना में एक ऐसे ही परीक्षा भवन का निर्माण किया गया है। इसका कहाँ पे किया गया है? ये कुम्हरार में। और इसकी क्षमता क्या है? 25,000, मतलब एक साथ 25,000 परीक्षार्थी इसमें बैठकर परीक्षा दे सकते हैं। और इसकी लागत थी 281 करोड़ और ये 6 एकड़ में फैली है। और इसका पहले ही बता दिया, इसका नाम क्या है? बापू परीक्षा परिसर। हमारा अगला न्यूज जो है वो भारतीय कुश्ती महासंघ के निलंबन से संबंधित है। जो विश्व कुश्ती की सर्वोच्च संस्था है ना, यूनाइटेड विश्व कुश्ती, इसने भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया गया। और ये किस लिए किया गया है? क्योंकि यहाँ पर चुनाव कराने के लिए कहा गया था और ये चुनाव नहीं हो पाया है। इसलिए लास्ट में क्या किया गया कि यूनाइटेड विश्व कुश्ती के द्वारा इसको निलंबन कर दिया गया। अब देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या होगा। अभी 16 सितंबर से विश्व कुश्ती चैंपियनशिप होना है। तो अब यहाँ पर ना भारतीय, मतलब जो हमारा भारतीय तिरंगा है उसके अंतर्गत ये प्लेयर्स भाग नहीं ले पाएंगे। अब उन्हें तटस्थ तटस्थ एथलीटों के रूप में भाग लेना होगा। और इसमें क्या होगा कि पेरिस ओलंपिक भी होना था अगले साल, उसमें भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो अब इसको कुश्ती महासंघ को जल्दी से जल्दी अपना चुनाव कराना चाहिए ताकि खिलाड़ियों और देश को नुकसान ना हो। हमारा अगला न्यूज मेरा बिल मेरा अधिकार योजना से संबंधित है। अभी 1 सितंबर से इसको लॉन्च किया गया है और हर माह 810 विजेता चुने जाएंगे। अब इसका उद्देश्य क्या है कि जब भी हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कोई किराना स्टोर से कोई सामान खरीदने हैं या फिर पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल ले लिए, तो होता क्या है ना कि हम लोग रसीद नहीं मांगते हैं। तो इससे क्या होता है, टैक्स सरकार तक नहीं पहुंच पाता है, इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम होता है। तो अब सरकार ने इसी का तोड़ निकालने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट पर मेरा बिल मेरा अधिकार, एक मोबाइल ऐप के जरिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें क्या है कि आप अगर 200 रुपए से अधिक का कोई चीज खरीदते हैं और इस मोबाइल ऐप पे अपलोड करते हैं अपना जीएसटी बिल, तो ऐसे हर तिमाही आधार पर विजेताओं की घोषणा की जाएगी। देखिए इसमें आगे लिखा हुआ है इस साइड में कि जो पुरस्कार है ना, तिमाही आधार पर लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और हर माह 800 विजेताओं को कितना 10-10 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अब बाकी जो बच गए 10 विजेता, उनको 10-10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और अभी ये पूरे देश में लागू नहीं किया गया, अभी ये 4-5 राज्यों में ही लागू किया गया है पायलट आधार पर। अगर इसमें कुछ सक्सेसफुल मिलता है तो फिर इसे आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। हमारा अगला न्यूज जापान के प्रशांत महासागर में परमाणु संयंत्र का रेडियो एक्टिव पानी छोड़े जाने से संबंधित है। हुआ क्या था कि जापान में एक फुकुशिमा जगह है, वहां पर एक परमाणु रिएक्टर हुआ करता था। 2011 में वहां पर ना भयंकर सुनामी और भूकंप आया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा तहस नहस वहां हो गया था। और उसी टाइम से उस एरिया में और फुकुशिमा जो परमाणु संयंत्र है वहां पर कुछ रेडियो एक्टिव पानी जमा था। अब क्या है कि अब उसको कैसे डिस्पोज किया जाए, तो जापान ने क्या किया, उस रेडियो एक्टिव पानी को समुद्र में छोड़ना शुरू किया और ये प्रक्रिया जो है ना अगले कई वर्षों तक जारी रहेगा। अब इसके अगेंस्ट चाइना, हांगकांग और मकाऊ ने जापान के खिलाफ कहा कि भाई आप तो गलत कर रहे हो, आपको ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसे तो समुद्री पानी प्रदूषित हो जाएगा। और वो लोग काफी सी फूड भी खाते हैं, मछली खाते हैं वहां से, तो फिर बहुत सारे रोग होने का भी खतरा है। लेकिन जापान ने कहा कि हमने इस पे रिसर्च किया है और ऐसा कुछ नहीं होगा और इसीलिए हम इस काम को धीरे धीरे कर रहे हैं। आगे चलते हैं। यहाँ से हम लोग कुछ नियुक्तियों से संबंधित न्यूज देखते हैं।
प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर को नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आगे देखते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन के रूप में कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। नीलकंठ मिश्रा को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये यही जो यूआईडीएआई है ना, ये आधार कार्ड वाला है। नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विशंबर श्रेष्ठ ने शपथ ली है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी गीतिका श्रीवास्तव को बनाया गया है। अभी वे विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव जो इंडो पैसिफिक रीजन है के रूप में कार्यरत हैं। हमारा अगला न्यूज ट्यूलिप गार्डन से संबंधित है। यही है ट्यूलिप गार्डन जो जम्मू कश्मीर में है। देखते हैं क्या न्यूज है। जम्मू कश्मीर में जबरवान पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में प्रतिष्ठित स्थान अर्जित किया है। यह एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है जिसमें 68 विशिष्ट ट्यूलिप किस्मों के 1.5 मिलियन ट्यूलिप की श्रृंखला है। ठीक है, फिर अगला न्यूज जो है हमारा वो 15वीं शताब्दी के एक प्राचीन मंदिर के अवशेष के मिलने से। ये कहाँ मिला है? उड़ीसा के भरगवा नदी के तट पर इसको पाया गया है। हमारा अगला न्यूज जो है ना वो परियोजनाओं में व्यय से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जो पिछले 7 वर्षों में सबसे अधिक 2022-23 का जो वित्त वर्ष था ना उसमें निवेश हुआ है। उसमें कुल 3,52,624 करोड़ रुपए की 982 परियोजनाओं पर कार्य हुआ है। हमारा अगला न्यूज जो है हाइड्रोजन मिशन से संबंधित है। अभी केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का परिभाषा तय कर दिया। इसके अनुसार क्या है, 1 किलो हाइड्रोजन के निर्माण की पूरी प्रक्रिया में 2 किलोग्राम के बराबर या इससे कम कार्बन उत्सर्जन होता है तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन माना जाएगा। पहले इसका कोई डेफिनेशन नहीं था, लेकिन अभी केंद्र सरकार द्वारा इसका डेफिनेशन दिया गया है, परिभाषा तय कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की राजकीय माध्यमिक स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला देखते हैं क्या है। आरबीआई के मुताबिक लगातार 2 वर्षों से सबसे ज्यादा निजी निवेश यूपी में हुआ है और इस मामले में यूपी ने गुजरात और महाराष्ट्र जैसे औद्योगिक राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब आरबीआई के हिसाब से सबसे ज्यादा जो निजी निवेश हुआ है वो यूपी में हुआ है। वर्ष 2022-23 में बैंकों से स्वीकृत कुल परियोजनाओं का 16% हिस्सा अकेले यूपी को मिला है। मतलब जितना 2022-23 में जितना परियोजनाएं को बैंक को द्वारा स्वीकृति दी गई उसमें 16% अकेले यूपी में है। अगला न्यूज देखते हैं। आरबीआई ने छोटे ऑफलाइन भुगतान लेन देन की सीमा 200 रुपए से घटाकर, माफ कीजिएगा, बढ़ाकर, पहले क्या था ना कि 200 रुपए का जो ऑफलाइन भुगतान ये हम लोग जो फीचर फोन से करते हैं ना, जो नोकिया का छोटा वाला फोन होता था उससे, जिसको यूपीआई 123 भी बोलते हैं, 200 रुपए से बढ़ाकर अधिकतम 500 रुपए कर दिया है। इसमें वैसे क्षेत्रों में यूपीआई लाइट वॉलेट को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोरी उपलब्ध नहीं है। इसमें क्या है ना कि बिना हम लोग इंटरनेट की सुविधा के भी हम लोग पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। जो छोटा वाला फोन होता है ना उसके सहायता भी, इसमें इंटरनेट का कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए पहले इसका था कि कोई फ्रॉड ना हो जाए, 200 रुपया था, अब इसे बढ़ा करके 500 रुपया कर दिया गया है। हमारा अगला न्यूज एक रिपोर्ट से संबंधित है। इस रिपोर्ट का क्या नाम है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। इसका मतलब क्या है कि ग्राहकों को सीधी बिक्री। इसके अनुसार क्या कहा गया है कि भारत अब 11वें नंबर पर पहुंच गया है जहां पर कंपनी ग्राहकों को अपना सामान सीधा बेचती है। अगला देखते हैं, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का क्या कहना है कि जो अभी चालू वित्त वर्ष है ना इसमें हमारा जो विदेशी व्यापार है, भारत का जो विदेशी व्यापार है वो 800 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। ये बहुत ही अच्छी बात है। अगला न्यूज देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने वीडियो केवाईसी, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस बैंक द्वारा वीडियो केवाईसी, केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नो योर कस्टमर, अपना ग्राहक जानो, सुविधा लॉन्च की है। केंद्रीय खाद्य सचिव ने अभी कहा है कि गैर बासमती उसना चावल, ठीक है, के निर्यात को प्रतिबंध करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। अभी ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि इससे पहले एक न्यूज आया था कि सरकार ने चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया गया है। क्यों लगाया है? क्योंकि धीरे धीरे कीमतें बढ़ने लगी थी और
जो साउथ एशिया है जहां पर चावल अधिक मात्रा में होता है, जैसे कि थाईलैंड हो गया और उसके आसपास के कंट्रीज हो गया, वहां पे बारिश अच्छा नहीं होने के कारण ये देखा जा रहा था कि इंडिया से राइस एक्सपोर्ट होगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि इंडिया में भी खाद्य से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है, इसलिए सरकार ने पहले लगा दिया था रोक। लेकिन अब क्या कहा है कि गैर बासमती जो है ना उसना चावल पे रोक नहीं लगेगी। हमारा अगला न्यूज है जो वो 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से है। अभी क्या हुआ है कि पूर्व उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी ने राजस्थान में महिलाओं के लिए आवासीय शिक्षण संस्थान वनस्थली विद्यापीठ को 2020-21 के लिए 25वें राष्ट्रीय राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला न्यूज जो है ये हमारे मेडिकल स्टूडेंट है उनसे संबंधित है। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय और ताशकंद मेडिकल अकादमी ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अनुसार भारतीय मेडिकल छात्रों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट लॉन्च किया है, ताकि भारत में एजेंट गलत जानकारी देकर मेडिकल की पढ़ाई के नाम पर छात्रों से धोखाधड़ी ना कर सके। पहले क्या होता था कि एजेंट मेडिकल की पढ़ाई से संबंधित बातों को लेकर के छात्रों से फ्रॉड कर देते थे, इसीलिए इसी के तत्वाधान में एक टोल फ्री नंबर उज्बेकिस्तान के द्वारा जारी किया गया है। हमारा अगला न्यूज जो है वो लीबिया से है। वहां पे 6 महीने से ना 17 भारतीय युवकों को बंदी बनाया गया था वहां के जवारा जवारा शहर में। अभी विदेश मंत्रालय के एफर्ट्स के द्वारा उनको छुड़ा लिया गया है, ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित 9 सांसदों ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। तो इनको शपथ कौन दिलवाते हैं? उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाया गया। और अभी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। आगे चलते हैं। अभी क्या है, निर्वाचन आयोग ने सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन के रूप में नामित किया है। और ये क्या किस लिए किया गया है? ताकि ये चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें जागरूक करेंगे। अगला न्यूज लूना 25 मिशन से है। ये भी जैसे हमारा चंद्रयान 3 था ना, तो लूना 25 जो है वो रसिया का मिशन था, जो अभी वहां पे संपर्क उसका टूट गया धरती से और ये मिशन फेल हो गया और जा करके वहां पे तकनीकी खराबी के चलते वहां पर क्रैश कर गया। तो इससे भी ये था, बहुत उम्मीद थी कि ये चंद्रयान 3 से पहले वहां पर लैंड करने वाला था, लेकिन ये पूरी तरीके से असफल हो गया। आगे देखते हैं, ये आईएनएस त्रिकंत से संबंधित है। यह अभी ईरान की यात्रा पर। तो देख लेते हैं पूरा न्यूज क्या है। भारतीय नौसेना का पोत आईएनएस त्रिकंत जहाज क्षेत्रीय देशों के साथ सहयोगात्मक समुद्री जुड़ाव की दिशा में भारतीय नौसेना की परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में 20 अगस्त को ईरान की यात्रा पर पहुंचा था। ठीक है। हमारा अगला न्यूज जो है वो मालाबार सैन्य अभ्यास से है। अब इसमें कौन कौन से देश शामिल है? सबसे पहले प्रश्न तो यही आता है। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जापान शामिल है। और ये देश किस नाम से जाने जाते हैं? क्वाड कंट्री के नाम से जाने जाते हैं। तो अभी इस बार कहां हुआ है? 21 अगस्त को ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर सिडनी के करीब हुआ और यह मालाबार एक्सरसाइज का 27वां संस्करण था। अगला न्यूज है हमारा चीता पुनर्वास परियोजना से संबंधित। अभी दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और लाए गए। इससे पहले कहां से लाए गए थे? नामीबिया से लाए गए थे। अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे चीतों का डेथ भी हो गया है, इसलिए भी ये जो परियोजना था न्यूज में था। लेकिन अभी इस जो नेशनल पार्क है ना, कूनो नेशनल पार्क, इसको ना राजस्थान के रणथंभौर से जोड़ने की बात हो रही है। तो इसका जो कॉरिडोर तैयार करने के लिए यहाँ पे माधव नेशनल पार्क है, तो इसके कुछ जंगल का हिस्सा ना इस एक कॉरिडोर के रूप में तैयार किया जा रहा है, ताकि कूनो नेशनल पार्क से रणथंभौर तक एक कॉरिडोर तैयार हो सके और चीतों के लिए और जगह मिल सके, ताकि वो आराम से अपना शिकार कर सके और बड़े क्षेत्र में घूम फिर सके। भारत और बांग्लादेश के बीच एक नया जमीनी सीमा शुल्क केंद्र खोला जाएगा, क्योंकि अभी भारत और बांग्लादेश के बीच काफी मात्रा में ट्रेड हो रहा है। तो इसके लिए सीमा शुल्क केंद्र अगर खोल दिया जाएगा तो दोनों देशों के व्यापारियों को सुविधा होगा और दोनों देश के व्यापार में वृद्धि भी होगी। अभी हमारा अगला न्यूज जो है वो लद्दाख से, लेह लद्दाख से है। अभी कुछ भी अगर लेह लद्दाख से न्यूज आता है ना, खास करके डेवलपमेंट के मैटर में, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी चाइना बहुत ही एग्रेसिव है लद्दाख में। इसलिए अभी देखते हैं क्या हुआ है कि लेह जिले के स्पुतुक में समुद्र तल से करीब 11,000 फुट की ऊंचाई पर बने सिंथेटिक टफ फुटबॉल स्टेडियम में 1 सितंबर से क्लाइमेट कप फुटबॉल प्रतियोगिता
खेला जाएगा और ये लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद हो रही पहली बड़ी प्रतियोगिता में दिल्ली फुटबॉल क्लब, तिब्बत नेशनल फुटबॉल टीम और दूसरे क्षेत्र के पहले प्रोफेशनल क्लब वन लद्दाख क्लब और लद्दाख की टीमें हिस्सा ले रही हैं। यह अच्छी बात है कि भारत के द्वारा वहां पे और भी एक्टिविटी, डेवलपमेंट एक्टिविटी कराई जाए, खेल प्रतियोगिता कराया जाए। हमारा अगला न्यूज जो है ना, माउंट एल्ब्रस से संबंधित है। अब ये फाल्गुनी डे है, यही इनकी फोटो है और ये रूस और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस। इसको इन्होंने फतह कर लिया। ये कलकत्ता के महिला कॉलेज में भूगोल की प्रोफेसर हैं। हमारा अगला न्यूज, शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा का नया पाठ्यक्रम लॉन्च किया है। अब नया ढांचा तैयार किया, उसमें क्या कहा गया है कि जो बोर्ड की परीक्षाएं होंगी 10वीं और 12वीं की, अब वो साल में एक बार ना होकर के 2 बार होंगी। क्यों? क्योंकि इससे बच्चों पे प्रेशर कम आएगा, वो जब अपने को तैयार महसूस करें उस टाइम पर एग्जाम आकर के दे सकते हैं। ये ऐसा शिक्षा मंत्रालय का नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा उसमें कहा गया है। अब ये अगला न्यूज जो हमारा है, देश में पहली बार चेन्नई के डॉक्टरों ने 18 महीने के बच्ची को क्रॉस ब्लड सर्जरी करके सफलता पाई है। हमारा अगला न्यूज ब्रिक्स से संबंधित है। अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब ये न्यूज में सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि अभी इसमें 6 देश, ईरान, इथोपिया, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र को ना नए कंट्री के रूप में शामिल किया जा रहा है और इसको 1 जनवरी 2024 से इनको सदस्यता दे दिया जाएगा। इसलिए ये न्यूज में है। तो हमारे लिए ब्रिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये देश के नाम भी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ईरान, इथोपिया, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र, ये 6 देश हैं जिनको नए सदस्य के रूप में अगले साल से मान्यता मिल जाएगी। हमारा अगला न्यूज जो है वो हाथी कॉरिडोर से संबंधित है। हम लोग सब ये न्यूज अक्सर सुनते रहे हैं कि खास करके साउथ इंडिया में या फिर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां पर हमेशा जब भी ट्रेन जाती है अक्सर ऐसे न्यूज आते हैं कि हाथियों का एक्सीडेंट हो गया। इसलिए ऐसा ना हो, ये 150 कॉरिडोर को चिन्हित किया गया है ताकि वो कॉरिडोर से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सके और ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। हमारा अगला न्यूज जो है वो काली सिंध नदी से संबंधित है। यहाँ पर एक बैराज बन रहा है जिसका नाम है नौनेरा बैराज और ये किन राज्यों के बीच में है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो बस इससे यही इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन बनता है तो यही बनता है कि नौनेरा बैराज जो है वो किस नदी पर बन रहा है? तो काली सिंध नदी पर बन रहा है और ये किन 2 राज्यों के बीच में विवाद का कारण है? ये मध्य प्रदेश और राजस्थान है। अगला न्यूज है मनरेगा से संबंधित। इसका फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी यह कहा गया है कि सितंबर से केवल आधार आधारित भुगतान प्रणाली एबीपीएस के जरिए ही भुगतान किया जाएगा। अगला न्यूज देखते हैं, इकोनॉमी से है। अभी भारत और चीन के बीच में ना 115 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है। तो चीन जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और ये और देख लेते हैं कि चीन जो है ना भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा आयातक है और चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। हमारा अगला न्यूज जो है वो चंडीगढ़ मिरिंडा लुधियाना रेल लाइन पर अभी एक भाप इंजन के चलाए जाने से है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो भाप इंजन चलाया जा रहा है ना, ये 1853 में पहली बार पटरी पर उतारा गया था, लेकिन इसको फिर से 2023 में पटरी पर लाया जा रहा है और इसमें 3 ही डिब्बा होगा और नया आधुनिक लुक और सुविधाओं के ध्यान में रख करके इसको लाया जा रहा है। ये रही इसकी तस्वीर। अगला न्यूज जो हमारा है बिहार के पूर्णिया से संबंधित है। तो बिहार में पूर्णिया जिले के धमदाहा थाना पर 25 अगस्त 1942 को तिरंगा फहराने के दौरान सिपाहियों की गोली से 15 सेनानियों का बलिदान हो गया था। उन्हें अब 81 साल बाद 25 अगस्त को सम्मानित किया गया है और इनका बलिदान जो है ना उसको बलिदान दिवस राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, बिहार के जो भी कैंडिडेट हैं 25 अगस्त 1942
का जो दिन इंपॉर्टेंट है, ये पूर्णिया में था और इसको ये राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा। क्या है इसका नाम? बलिदान दिवस। हमारा अगला न्यूज जो है छत्तीसगढ़ से है। ये इसमें क्या कहा गया है कि छत्तीसगढ़ का पहला गौ माता मुक्ति धाम रामानुजगंज में बनाया गया है, जहां पंचायत निःशुल्क विधि विधान से गोवंश के अंतिम संस्कार का कार्य करेगा। अगला न्यूज है कि जनधन खाता धारक को बीमा योजनाओं से जोड़ा जाएगा। अगला न्यूज है गृह लक्ष्मी योजना से संबंधित, और इसको कहां किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? कर्नाटक के द्वारा। इसके तहत क्या किया जाएगा? 2,000 रुपए प्रति माह महिला लाभार्थियों को खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। अगला न्यूज देखते हैं, मौसम विभाग से संबंधित है ये। इसमें कहा गया है आईएमडी के द्वारा कि 1901 के बाद जो इस मंथ रहा ना, अगस्त का महीना जो रहा, वो सबसे सूखा रहने का अनुमान इन्होंने लगाया है। क्योंकि इसका जो रिपोर्ट है ना बाद में आता है, इसलिए ये अगस्त माह का अनुमान लगाए हैं। जो पक्का जो रिपोर्ट आएगा वो सितंबर अक्टूबर के एंड में आएगा। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इस बार अल नीनो का प्रभाव बहुत ही व्यापक रहा है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज इस चीज पे चर्चा की थी कि जब जब अल नीनो रहेगा ना, तो वहां पर सूखा आ जाएगा भारत में, और जब ला नीना का प्रकोप होता है ना, तो वर्षा तीव्र होती है, मतलब वर्षा अधिक होती है। हमारा अगला न्यूज है ग्रीस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से संबंधित। ये अभी प्रधानमंत्री एक दिवसीय यात्रा पर ग्रीस पहुंचे थे, और ये ब्रिक्स का जो मीटिंग हुआ था साउथ अफ्रीका, वहां से ये ग्रीस पहुंचे थे, और वहां पर इन्हें ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, और यह सम्मान पाने वाले वो पहले विदेशी सरकार के प्रमुख हैं। और ये देखिए यहाँ पे सम्मान दे रही है इनको वहां की राष्ट्रपति कटरीना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारा जो अगला न्यूज है वो 4500 वर्ष पुराना पॉलीक्रोम की दीवार के खोज से संबंधित है। इसको कहां खोजा गया है? पेरू की वीर घाटी में हुबला सॉरी माफ कीजिएगा हुलाका तोमाबल में खोजा गया है। और ये क्या कहा जा रहा है कि प्राचीन मंदिर का दीवार हो सकता है, उसी का एक हिस्सा हो सकता है। हमारा अगला न्यूज जो है ना थोड़ा सा रोचक है। ये देखिए पेंगुइन है, ये स्कॉटलैंड में ना इन्हें अभी इनको मेजर जनरल की उपाधि दिया गया है, क्योंकि वहां पर राजशाही है, और नॉर्वे के राजा के लिए इसको शुभ माना जाता है, इस मतलब पेंगुइन को, इसलिए वहां पर इनको बहुत सम्मान दिया जाता है। इसलिए वहां पे इनको अभी मेजर जनरल की उपाधि दिया गया है। आगे देखते हैं कि हरियाणा सरकार ने 20% आरक्षण का जो नीति है ना, ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों में पदोन्नति के लिए दिया है। और अभी इजराइल में 2800 वर्ष पुराने वाटर चैनल का खोज किया गया है। ये देखिए यहाँ पर, ये आपको पानी का बहाव से कटा हुआ ये दिख रहा होगा। ये पुरातत्ववादियों ने इसको ढूंढा है, 2800 वर्ष पुराने वाटर चैनल को इजराइल। हमारा अगला न्यूज 29 अगस्त से है, मतलब ये डेट से संबंधित न्यूज है। 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, और 29 अगस्त को महान हॉकी प्लेयर पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के दिन भारतीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। यहां से कुछ हमारे स्पोर्ट्स सेक्शन के न्यूज होंगे। हमारा अगला न्यूज आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप से संबंधित है। ये भारतीय निशानेबाज अखिल सयूरान ने पुरुषों की राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए 5वां ओलंपिक कोटा प्राप्त कर लिया है। अनहत सिंह ने डेनियान में 6 से 20 अगस्त तक हुई एशियाई जूनियर स्क्वैश व्यक्तिगत चैंपियनशिप के अंडर 17 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। देखिए यह अपने स्वर्ण पदक के साथ यहाँ पर। हमारा अगला न्यूज महिला फुटबॉल विश्व कप से संबंधित है। यह स्पर्धा सिडनी में खेला गया था, और जो चैंपियन रहा है वो स्पेन रहा है। उसने इंग्लैंड को 1-0 से हराया, और यह पहला ही उनका खिताब था। और यहाँ पे इससे संबंधित कुछ और न्यूज दिया गया, जैसे गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल, गोल्डन ग्लव। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है तो वीडियो पॉज करके उसको पढ़ लीजिएगा। हमारा अगला न्यूज जो है टेनिस से संबंधित है। यह जो कप था वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट था, जिसमें नवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्काराज को हराया है, और यह
मैच जो था ना 4 घंटे तक चला है, ये मैराथन मुकाबला कहा गया है इसको। और ये नवाक जोकोविक का 95वां खिताब था। और ये अगला न्यूज हमारा दृष्टिबाधित पुरुष क्रिकेट टीम से है। देखिए ऐसे प्रश्न जो है ना पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इसको कोई कवर भी नहीं करता या कवर बहुत कम करता है, इसलिए मैंने कवर कर लिया इसको, क्योंकि ये लोग भी जीतते हैं तो ये लोग भी उतने ही सम्मान के हकदार हैं। तो अभी हाल ही में ना भारतीय दृष्टिबाधित पुरुष क्रिकेट टीम ने बर्मिंघम में इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन विश्व खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है और इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया है। और अगला न्यूज दुबई में हुए विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप से संबंधित है। यहाँ पर हनी डबास ने स्वर्ण और राहुल जोगाराजिया ने रजत पदक जीता। ये दोनों को आप तस्वीर में देख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक न्यूज है कि विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले एस एच प्रणय ने विश्व बैडमिंटन महासंघ द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में करियर का सर्वश्रेष्ठ छठा स्थान हासिल किया है। फिर अगला न्यूज जो है बाधा दौड़ संबंधित है कि विश्व में बाधा दौड़ के सबसे तेज धावक कास्टन वारहोम ने बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खिताबी हैट्रिक पूरी की और विश्व चैंपियनशिप में अपना तीसरा स्वर्ण पदक जीता है। हमारा अगला न्यूज जो है हॉकी से संबंधित है। अभी भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम जर्मनी गई थी, वहां पे डेसेल्डोर्फ में टूर्नामेंट खेलने के लिए। तो वहां पर उसने 4 देशों का टूर्नामेंट था, वहां पर उनका तीसरा स्थान रहा। अगला हमारा न्यूज है क्रिकेट से संबंधित और भारतीय दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट से संबंधित है। वहां पर IBSF विश्व खेलों में फाइनल में पहुंचने वाली ये पहली टीम बनी और इसी के साथ इन्होंने इतिहास भी रच दिया। IBSF विश्व खेलों में पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया था, ठीक है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने हराया है। IBSF विश्व खेल 23 में उन्होंने फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। देश का नाम इन्होंने बहुत ऊंचा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद इन्हें इनके लिए। हमारा अगला न्यूज चेस से संबंधित है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने ना इतिहास रचते हुए फीडे शतरंज विश्व कप टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई और विश्वनाथन आनंद के बाद फाइनल पहुंचने वाले ये दूसरे भारतीय बने। लेकिन अफसोस की बात क्या है कि ये फाइनल में हार गए। किससे हारे? ये दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन से ये टाई ब्रेकर में 1.5 से 0.5 में हार गए। तो खैर ये काफी कम उम्र के हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ही उम्दा खेला और आनंद विश्वनाथन आनंद के बाद ये पहले भारतीय रहे जो इस स्थान तक पहुंचे। इसी के साथ ही हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको ये मेरा जो एफर्ट है बहुत पसंद आया होगा। और बस आपसे इतना ही कहूंगा कि प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू।